चलो, अब यहाँ पर है ना एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर वन में ऐसा बोला है कि जो नीचे इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें आप लोगों को इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें पर्टिकुलर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि ज्योग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया है। देखो, आप लोगों को अगर एग्जाम में पर्टिकुलर मेंशन किया हो कि ये मेथड से सॉल्व करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप चारों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। कैसे सॉल्व करनी इक्वेशन वो आप लोगों को आती है ऑलरेडी, आपने चारों मेथड से अलग अलग सम किए हुए, राइट, 15-15 सम। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सम हम देखते हैं क्या लिखा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। देखो, क्लास 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट है। कितने हैं? 10। टूक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक स्कूल में मतलब देखो 10th क्लास में मैथमेटिक्स की क्विज हुई और उसमें कितने जन ने पार्टिसिपेट किया? 10 स्टूडेंट ने। टोटल कितने जन ने पार्टिसिपेट किया? 10 स्टूडेंट ने। क्लियर है ना? अब देखो, अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। चलो सबसे पहले मैं और आगे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं तो क्या अज्यूम करना पता चले। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये जो 10 स्टूडेंट है ना उसमें कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। अब कितनी गर्ल्स है कितनी बॉयज है आपको पता नहीं है, तो चलो अज्यूम करते हैं। लेट द नंबर ऑफ, है ना, लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या है? वो x है। क्लियर? नंबर ऑफ बॉयज क्या है? x है। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? अब देखो आगे, और मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या गैस कर लेता हूं? y, राइट। तो चलो, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए? x, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई? y। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 10 ना। देखो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स है ना, राइट। देयर आर 10 स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स, टोटल बॉयज कितने हैं? x है, और टोटल गर्ल्स कितनी है? y है। उन दोनों को प्लस करेंगे ना तो 10 मिलेगा। बोलो, ये इक्वेशन नंबर 1 रेडी। देखा ना, बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट है, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो चलो पहले इक्वेशन रेडी हो गई। अब देखो हम सेकेंड इक्वेशन रेडी करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो यहां क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर? अब देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स, बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y। तो मैं इसकी जगह y लिख दूं। ये देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह मैंने क्या रख दिया? y। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू। अब 4 मोर देन बोला है, देखो 4 मोर देन यानी +4 करना है। अब यहां लेस देन बोला होता तो -4 करता, मोर देन बोला है तो +4 किया। और 4 मोर देन क्या? द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज क्या था? x हुआ ना। नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, राइट। मतलब गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा। इसका हिंदी में तो यही मतलब होता है ना। देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने y लिखा, इसको इज इक्वल टू लिख दिया। अब 4 मोर देन यानी +4 लिखा, और द नंबर ऑफ बॉयज यानी x लिखा, राइट। देखा इक्वेशन में किस तरह से बना रहा हूं। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। तो सबसे पहले मैं ये देखो y, ये पता है ना, ये देखो +x इधर आ जाएंगे तो -x, और कभी मैं नहीं चाहता कि पहला जो x है ना वो माइनस में होवे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, ये +4 को इधर ला देता हूं तो क्या हो जाएगा? -4, और +y इधर गया तो -y, यानी देखो ये -4 इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये मैंने इस तरफ लिख दिया और ये पूरा इस तरफ। देखो, ये इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज करते हो तो साइन चेंज नहीं होती। पूरी की पूरी मैंने -4 का -4 ही लिखा और x माइनस वाई का x माइनस वाई लिखा, क्योंकि देखो आप 4 इज इक्वल टू, सॉरी, ये x इज इक्वल टू वाई लिखो या y इज इक्वल टू x, बात तो एक ही है।
राइट। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान से वापस रिपीट कर देना, राइट। देखो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी y, इज यानी इज इक्वल टू 4 मोर देन यानी +4 और नंबर ऑफ y, बॉयज क्या हो गया x हो गया, राइट। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने देखो y को इधर नहीं लेकर गया, सॉरी मैं x को इधर नहीं लाया क्योंकि x इधर आता तो -x हो जाता। इससे अच्छा मैंने क्या किया, y को इधर लेकर गया और +4 इधर लेकर आया, तो +4 इधर आया तो -4 और +y इधर गया तो -y, और इस तरह से x - y इज इक्वल टू -4 हो गया। और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आ गई ना, दो इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो। अभी तो फिलहाल एज पर टेक्स्ट बुक इसमें बोला हुआ है ज्योग्राफिकल मेथड करनी है, बट आप अभी यहां पर कोई भी मेथड से सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, राइट। क्लियर। इसके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा, पर आपको देखो इतना तो सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको मेथड से आंसर भी लाना है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी आपको नंबर ऑफ बॉयज x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और नंबर ऑफ गर्ल्स y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्लियर हो गया, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करते हैं। अब सेकंड में देखो, ये तो बहुत इजी है, वो हमने बॉल बैट वाला किया था ना, उसके जैसा ही है। यहां पर देखो क्या लिखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मैंने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदी और कितने रुपए पे किए, 50। और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदी तो कितना हुआ, 46। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या गैस कर देते हैं, x, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या हो जाएगा, y, और ये रुपीस है ना, तो इसकी यूनिट लिखो, x रुपीस और y रुपीस। चलो यहां पर इतना का पता चल गया। अब चलो पहले केस में हमको क्या बोला है, 5 पेंसिल खरीदनी है। देखो 5 पेंसिल, राइट, प्लस एंड 7 पेन्स, यानी 7 पेन्स, राइट, और टुगेदर मिलके कितना हो रहा है, ₹50। तो चलो इक्वेशन में घुमा देते हैं। अब देखो एक पेंसिल का कितना प्राइस है, x रुपीस, तो 5 पेंसिल का कितना, 5x। एक पेन का कितना प्राइस है, y, तो 7 पेन का कितना, 7y इज इक्वल टू 50। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 रेडी। अब चलो दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में 7 पेंसिल है और 5 पेन है। देखो 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स, है ना, और टुगेदर मिलके कितना पैसा हो रहा है हमारा, 46। जब हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदने जाते तो कितना पे कर रहे हैं, 46, है ना। तो चलो अब 7 पेंसिल, अब मुझे बताओ एक पेंसिल का प्राइस क्या था, x, तो 7 पेंसिल का प्राइस क्या होगा, 7x। एक पेन का प्राइस क्या था, y, तो 5 पेन्स का क्या होगा, 5y इज इक्वल टू 46। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। देख रहे हो कितना इजी है, और इस तरह से आपने इक्वेशन बना दी। एक्चुअली इक्वेशन बनाना आपको स्टैंडर्ड 7 से चालू हो गया था, बट आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना इजी है चीज़। आपको अज्यूम करना आना चाहिए बस। जैसे कि मैंने यहाँ 1 पेंसिल की कॉस्ट x अज्यूम की, 1 पेन की कॉस्ट y अज्यूम की, तो मेरे को देखा कितना इजीली सम अज्यूम जो किया उसको यहाँ इस तरह से क्वेश्चन में रखा, तो हमारा इक्वेशन दोनों रेडी हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड से सॉल्व करके x और y ला दो। x का जो आंसर है इसका मतलब समझ जाना वो एक पेंसिल की कॉस्ट है, और y का जो आंसर आया वो समझ जाना आप एक पेन की कॉस्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड आपका क्लियर हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज आपको लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो देख लो आप लोग। आपको पता है ना इक्वेशन हम बनाते हैं तो उसमें x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a, y के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, b, और जो तीसरा टर्म कांस्टेंट होता है। और दो इक्वेशन होती है ना, तो a1 b1 c1 और दूसरे में a2 b2 c2। अब देखो ध्यान से, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। आपको पहले a1 बाय a2 फाइंड करना है, फिर b1 बाय b2 फाइंड करना है, और c1 बाय c2 फाइंड करना है। मान लो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का आंसर सेम नहीं है, तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं ना, उसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, बरोबर।
अगर इक्वेशन मतलब अब जो दो इक्वेशन दी है राइट, उसमें अगर ये केस हो रहा है तो वो दो इक्वेशन क्या एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, और उसके ओनली वन सॉल्यूशन ही होगा। चलो मान लो कि तीनों के आंसर सेम आए, a1/a2, b1/b2, c1/, अब टेंशन मत लो, मैं सारा प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, अभी तो जस्ट थियरिकल है, ये ध्यान रख लो कि मान लो आपका a1/a2, b1/b2 सेम नहीं आया तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ये लिख देना नोटबुक में, आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच के लिख देना अच्छे से। अब देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2, मान लो तीनों सेम आया, क्या आया, तीनों सेम, तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यानी आपकी जो लाइन होगी ना वो दोनों एक दूसरे पे ही मिलेगी, यानी इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं आप, राइट, इसके कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। और मान लो चलो a1/a2, b1/b2 सेम आया, लेकिन c1/c2 का आंसर सेम नहीं आया, तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। याद रखना, लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब पैरेलल लाइन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन यानी एक पे ही दूसरी लाइन होगी, एक पे ही दूसरी। हमने ग्राफिकली मेथड में देखा ना, अभी देखो हमने जितने भी सम किए थे 15 सम, वो सब क्या इंटरसेक्टिंग लाइन थे, इसलिए इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन था, यानी एक्स और वाई की एक एक वैल्यू मिली थी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, राइट। अभी मान लो कि अभी आपने दो इक्वेशन सॉल्व की और वो दोनों इक्वेशन एक लाइन पे ही दूसरी लाइन बनी, तो उसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो पूरे मतलब लाइन पे पूरी लाइन ही इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, कोई एग्जैक्ट वन पॉइंट मिल ही नहीं रहा। और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती है, नहीं सर, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमको आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और देखो यहां पर हमने जो फर्स्ट और सेकंड केस देखा ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, राइट, मतलब जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और थर्ड में जब नो सॉल्यूशन मिला, एक नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकन। अब ये मैंने क्यों सिखाया है, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना आपको तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप सॉल्व कर पाओगे नहीं। तो चलो ये मैं पेज बाजू में रख रहा हूं, राइट, ताकि इसका यूज रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। यानी हमको बताना है कि ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। देखो ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, ये हमको बताना है, राइट ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहले मैं यहां पर देखो सारे टर्म इस तरफ ला देना आप इक्वेशन में, याद रखना a1, b1, c1 फाइंड करो ना कभी भी, तो देखो इसमें a1 क्या है 5, b1 क्या है -4, c1 क्या है 8, राइट। चलो a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -9, देख रहे हो ना। अब चलो यहां पर पहले a1/a2 फाइंड करते हैं, a1/a2 यानी 5/7। अब मुझे बताओ 5/7 कट होगा, नहीं सर नहीं होगा, राइट, तो ये मिल गया आपको। चलो अब दूसरा हम फाइंड करते हैं b1/b2 यानी -4/6, 2 2 4, 2 3 6, यानी इसका आंसर है -2/3। तो b1/b2 क्या आया, देखो यहाँ a1/a2 और b1/b2 सेम है, नहीं है ना, या पहले ही पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 का आंसर क्या है 5/7 और b1/b2 का आंसर क्या है -2/3। तो क्या ये सेम है, नहीं है सेम, राइट। और सेम नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, बहुत इजी है, सब में आपको यही करना है। चलो इसमें a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24, राइट। चलो पहले a1/a2 फाइंड करते हैं, यानी 9/18। चलो 9 1 9, 9 2 18, यानी इसका आंसर क्या है 1/2, राइट। अब चलो b1/b2 फाइंड करते हैं,
3/6, 3 1 जा 3 2 जा, इसका भी 1/2 आया। चलो C1/C2 फाइंड करते हैं। 12/24, 12 1 जा 12 2 जा, तो इसका भी 1/2 आया। चलो देखो एक बार गौर करो, A1/A2 का आंसर क्या आया? 1/2। B1/B2 का आंसर क्या आया? 1/2। C1/C2 का आंसर क्या आया? 1/2। तो सब जगह यहां पर आंसर क्या आया? 1/2 ना। तो सारा सेम, यानी यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और देखो ध्यान से, A1 ये तीनों सेम हो तो हम क्या लिखते हैं उसको? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका आंसर आएगा कोइंसिडेंट लाइन। राइट, बहुत इजी है ना ये चीज। आप लोग देख रहे हो ना, खाली A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करना है। अगर पहला ही दोनों सेम नहीं आया तो आपको C1/C2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। राइट, समझ में आ रहा है? और बाद में अगर तीनों सेम आया तो कोइंसिडेंट लाइन। चलो चौथे सम में करते हैं। यहां पर देखते हैं A1 क्या है? 6 है। तीसरा सम, सॉरी, ये B1 क्या है? -3 है। और C1 क्या है? 10 है। A2 क्या है? 2। B1 क्या है? सॉरी, B2 क्या है? -1। y के आगे कुछ ना हो तो हम -1 समझते हैं, राइट ना। और यह माइनस है तो -1 लिखना। और C2 क्या है? 9। क्लियर है इतना? अब यहां पर देखो, हम पहले A1/A2 फाइंड करते हैं। 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी इसका आंसर है 3/1। चलो अब B1/B2 फाइंड करते हैं। B1/B2 क्लियर। B1/B2 में देखो, B1 क्या है? -3 और B2 क्या है? -1। माइनस माइनस कट, यानी इसका आंसर भी 3/1 आया। अब C1/C2 फाइंड करते हैं, मतलब 10/9। अब 10/9 कट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो A1/A2 है और B1/B2 है वो सेम आया, पर C1/C2 सेम नहीं आया। तो आप इस तरह से लिखोगे ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तो सर देखो, पहले में A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं आया, दूसरे में तीनों सेम आए, और तीसरे में ये C1/C2 सेम नहीं आया। और C1/C2 सेम ना हो तो इसका मतलब क्या समझने का? पैरेलल लाइंस है। क्या है ये? पैरेलल लाइंस है, राइट ना। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहां पर आंसर पैरेलल लाइंस। राइट, क्लियर। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 चुटकी में आ जाएगा। राइट, चलो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है। अब 3 में यही बोला है कि फाइंड आउट दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका आंसर, देखो आपको यानी याद रखना है, अगर आपका आंसर ये मैंने देखो यहां पर लिखाया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन आए ना तो मतलब वो कंसिस्टेंट है, लेकिन पैरेलल लाइन आए ना तो क्या है? वो इनकंसिस्टेंट है। राइट, तो देखो यहां पर आपको पहले तो देखना है, यही पहले सब A1 B1 B2 फाइंड कर लो। A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2। अब पता है +5 इधर जाएंगे तो -5, तो C1 इज इक्वल टू -5, नॉट 5 हो, याद रखना, इधर लेकर जाने सारे। चलो फिर A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3 और C2 इज इक्वल टू -7। अब चलो A1/A2 यानी 3/2, राइट, क्लियर। B1/B2 यानी 2/-3। तो अब यहां पर देखो, आप देख रहे हो A1/A2 क्या आया? 3/2। B1/B2 को क्या आया? 2/-3, राइट। और यहां पर C1/C2 फाइंड करके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पता चल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दिख रहा है ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्या ये? पैरेलल लाइंस है ना। सॉरी, कहा पैरेलल लाइंस है? ये पैरेलल लाइंस नहीं, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो हम उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? राइट, तो देखो यहां पर भी हम देख लेते हैं। यहां A1 क्या है आपका? 4/3, B1 क्या है? 2 और C1 क्या है? -8। पता है ना, +8 इधर जाएगा तो -8।
अब चलो A2 क्या है 2, फिर B2 क्या है 3 और C2 क्या है +12, इधर जाएगा तो -12। क्लियर। चलो अब A1 बाय A2 फाइंड करते हैं, यानी 4/3 डिवाइड बाय 2। आपको पता है ना ये 3 नीचे चला जाता है, तो 4 बाय ये 3 नीचे चला जाएगा तो 3 2 ज़ा 6। चलो अब कट करते हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो क्या आंसर आया 2/3। A1 बाय A2 का आंसर क्या आया 2/3। B1 बाय B2, चलो वो B1 क्या दिया है 2 और B2 क्या दिया है 3, ये भी 2/3 आया। क्लियर। अब चलो C1 बाय C2 फाइंड करते हैं, -8 -12, माइनस माइनस कट, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, यानी ये भी 2/3 आया। तो सर यहाँ तो तीनों सेम आए, इसका मतलब A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2, और जब तीनों सेम हो तो हम उसको क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन हो तो इसका भी मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्टेंट है ये भी कंसिस्टेंट है। और अगर हमारा वो देखो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यानी अगर हमारा वो पैरेलल लाइंस हुआ ना तो इनकंसिस्टेंट। देखो बात एक ही हुई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना नहीं, इसका मतलब आपको पहले ये ढूंढना है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है, क्योंकि आप वही ढूंढोगे तभी पता चल जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है इनकंसिस्टेंट होती है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सेम ही है, इसलिए अभी मैंने 4 आगे करवा नहीं रहा हूं। 4 आप लोग को मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आपको ये जो इमेज भेजूंगा वो आप लोगों को अपने आप सॉल्व कर देनी है। राइट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला हुआ है, वही वापिस आ गया, इक्वेशन बनानी है। अब ये थोड़ा सा टफ है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना क्या बोला है। चलो शांति से देखते पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला क्या है 2 ब्रैकेट में L + B। और यहां पर बोला है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर है ना उसका हाफ है ना। अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ही लिखी हुई है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। राइट, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन ये जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पैरामीटर उसका आप हाफ करोगे तो क्या मिलेगा 36 मीटर। देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्टेड तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इसमें क्या है कि अगर आपकी इंग्लिश कच्ची है तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगा। इसमें ये बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पैरामीटर का आप हाफ करोगे ना तो 36 मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, तो देखो मैं पहले ये यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को अज्यूम करना है। चलो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन क्या है x है ना, x मीटर, और लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन क्या गिन लेते हैं y मीटर, बरोबर। अब देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से देखना, यहां ऐसा लिखा हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ लिखा हुआ है ना। अब चलो मुझे बताओ लेंथ क्या है आपकी x है, तो मैंने लेंथ की जगह क्या लिख दिया x। अब ये इज यानी इज इक्वल टू लिख दूं। अब देखो ये 4 मीटर मोर बोला है, 4 मीटर मोर देन, इसका मतलब मैं +4 कर लूं किस में, ये मोर देन किसका है विड्थ, और विड्थ क्या है y, तो यहाँ y लिख दूं। तो यानी यहाँ पर मेरी एक इक्वेशन रेडी, क्योंकि +y को इधर लेके जाऊं मैं, -y इज इक्वल टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी। देखा, ये स्टेटमेंट से आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। और आपको अज्यूम क्या करना है, लेंथ को x अज्यूम करना है, ब्रेड्थ को y। चलो हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। ये पैरामीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर का हाफ करोगे तो क्या मिलेगा 36। देखो लिखूं, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ गार्डन इज 36 मीटर, ये दिया हुआ है ना, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ गार्डन इज 36 मीटर, ये दिया हुआ है। राइट, आप एक्सेप्ट करते हो ना, ये रहा देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो चलो
हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अब मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ गार्डन की फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B रख दिया इधर, राइट। अब उसका क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे, हाफ यानी 1/2। देखो हो गया ना, पेरीमीटर ऑफ गार्डन ये रहा और उसका हाफ करेंगे तो इज यानी इज इक्वल टू 36। देखो मैं इक्वेशन कितना जेंटली और अच्छी तरह से बना देता हूं। मैं जैसे वर्ड दिखता हूं ना, वर्ड उसके नीचे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूं, राइट। जैसे कि देखो यहां पर हाफ ऑफ द बोला है, ये हाफ किसका है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो पहले मैंने पेरीमीटर ऑफ गार्डन लिखा और उसका हाफ किया, तो इज 36 मिल गया। अब चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 कट। अब देखो एल यानी लेंथ ना, और लेंथ आपकी क्या है, x, तो मैंने x लिखा, प्लस बी यानी ब्रेड क्या आपकी y इज इक्वल टू 36। तो देखो ये तो चमत्कार हो गया, यहां पर हमारी सेकंड इक्वेशन भी रेडी हो गई। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिए होते हैं ना, उस पर से आपकी 2 इक्वेशन रेडी हो सकती है, और 2 इक्वेशन रेडी करने के बाद आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करके x और y ला सकते हो। और x जो है वो देखो यहाँ लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ लेंथ क्या होगी आपकी, जो आपका x होगा, और ब्रेड्थ क्या होगी, जो आपका y होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 वापिस आपका वो जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 किया ना उसके पर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है, ओनली 1 इक्वेशन इज गिवन हियर, है ना, एक ही इक्वेशन दी हुई है। उस पर से आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, और वो दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाना ताकि इंटरसेक्टिंग लाइन होवे, पैरेलल लाइन होवे और कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको पता है ना इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है सर, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तब। सर पैरेलल लाइन कब होती है सर, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 हो बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो। यानी आपको ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो आप बना नहीं पाओगे, इतना याद रखना, ये क्लियर है, राइट। चलो, और कोइंसिडेंट लाइन कब होती है आपकी, जब आपका तीनों सेम हो, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, जब तीनों सेम हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ये रही इक्वेशन, दिख रही है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ना हो तो पढ़ लो। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो यानी ये इक्वेशन दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको एक 2 वेरिएबल में और इक्वेशन बनानी है, इस तरह से बनानी है कि ये जो पेयर है ना, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, या तो पैरेलल लाइन बनेगी, या तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। अब एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक दिया हो सकता है, बट मैं आपको बता देता हूं किस तरह से करना है। चलो यहां पर हमको पहले क्वेश्चन में a1 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है 3 और c1 हमारे पास है -8। अब देखो यहां a1 बाय a2 और b1 बाय b2, राइट। चलो a1 की वैल्यू रख देता हूं 2 डिवाइड बाय b1 की वैल्यू रख देता हूं 3। अब यहां मुझे a2 की वैल्यू इधर ऐसी रखनी है और b2 की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आंसर ये सेम ना होवे। मान लो आपने यहां 6 रखा, राइट, और यहां पर 9 रखा, तो 2 3 जा 6, 1/3, 3 3 जा 9, तो इधर 1/3 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका गलत हो, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो आप कुछ भी रख दो। चलो मैं यहां रख देता हूं 5 और यहां रख देता हूं 4। तो 5 और 4 रखने से क्या ये दोनों सेम हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। तो हमारा काम हो गया ना, यानी a1 हमने क्या लिया 5 और b2 क्या लिया 4। c1 आपको जो लेना है वो ले लो, तो आपका आंसर आएगा, चलो a2 आपने 5 लिया ना, तो 5x, b2 आपने क्या लिया 4, तो 4y इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर कोई भी प्लस करके तीसरा c2 कुछ भी लिख दो, 8 9 जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। क्लियर, जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, लेकिन ये हो गया। अब आप लोग देखो ये और ये सॉल्व करना, उसका आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इन केस में a1 बाय a2 और b1 बाय b2 सेम नहीं है। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो वीडियो वापस रिपीट करके देख लेना। चलो अब मैं ये करता हूं सेकंड वाला। चलो सेकंड वाले में फर्स्ट इक्वेशन का वापस a1 इज इक्वल टू क्या था 2,
B1 इज इक्वल टू क्या था 3 और C1 इज इक्वल टू क्या था -8। चलो अब इसमें क्या करना है, A1 बाई A2 फाइंड करो, B1 बाई B2 फाइंड करो और C1 बाई C2 फाइंड करो। देखो ये दोनों सेम आने चाहिए। चलो पहले जिसकी वैल्यू है वो तो रख दे हम। A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू पता नहीं है, B1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू पता नहीं है, C1 की वैल्यू क्या है -8, राइट। अब देखो इसमें बोला है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 सेम होना चाहिए, यानी यहाँ और यहाँ वही वैल्यू रखना ताकि ये दोनों सॉल्व करो ना तो सेम हो जाए। चलो क्या रखेंगे हम, मान लो यहाँ पे मैं 6 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ 6, तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो यहाँ 3 3 जा 9 रख दूंगा। चेक करो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी इसका आंसर क्या आया 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका भी आंसर क्या आया 1/3, यानी ये दोनों सेम आया। बट ये सेम नहीं आना चाहिए, यानी यहां पर कुछ भी लिखो पर यहां इसका आंसर 1/3 नहीं आना चाहिए, याद रखना। अगर ये भी 1/3 आया तो तीनों क्या हो जाएगा सेम। हमको ये दो सेम बनाना है, ये सेम बनाना नहीं है, तो इधर मैं रख देता हूं 7, तेल लेने गया, जो रखना है रखो। चलो हो गया हमारा काम। एक बार चेक कर लेने का, क्या इसमें A1 बाई A2 B1 बाई B2 सेम हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर भी 1/3 और इसका भी आंसर 1/3, राइट। क्या इसमें C1 बाई C2 सेम हुआ ना? नहीं हुआ सर, यहां कहां 1/3 आ रहा है। तो हाँ ये केस ऐसा हो गया जिसमें ये हो रहा है, राइट। तो इसका आंसर आएगा, देखो मैंने ये वैल्यू लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, बस याद रखना आपका आप जो भी वैल्यू ले रहे हो ना उसके साथ ये कंडीशन मैच होनी चाहिए बस। तो चलो A2 मैंने क्या लिया 6 ना, A2 यानी x का कोफिशिएंट यानी 6x प्लस 9y, B2 9 लिया था ना, और C2 क्या लिया +7 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी आंसर आ गया, क्लियर। चलो अब हम ले रहे थर्ड सम देखो। थर्ड सम में A1 इज इक्वल टू वही 2, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू -8, क्योंकि क्वेश्चन तो सबके लिए क्या है सेम ही है, राइट। इसलिए A1 B1 C1 सब में चेंज हुआ नहीं। तो चलो अब ये थर्ड सम में क्या बोला है कि कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। क्या बनानी है, हम एक ऐसे इक्वेशन बनाएंगे ताकि ये इक्वेशन और वो जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन साथ में जब सॉल्व करेंगे ना तो वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। चलो जिसकी वैल्यू वो तो पुट कर लो। A1 क्या है 2 डिवाइड बाय, B1 क्या है 3 डिवाइड बाय, C1 क्या है -8 डिवाइड बाय। अब देखो A2, अब आप लोगों को पता है ना यहाँ पर जो भी लो वो सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो एक काम करो, मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, राइट। जैसे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, राइट। लेकिन देखो यहाँ पर खाली 24 रखूंगा तो -1/3 आएगा। देखो यहाँ चेक करो 1/3 और यहाँ -1/3 आएगा, यानी यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा -24, तो ही माइनस माइनस कट होगा ना। चेक करो इसका आंसर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 1/3, माइनस माइनस कट 8 1 जा 8, 8 3 जा 3 1/3। तीनों में सेम आया, तो ये हो गया आपका तीनों में सेम ना। तो इसका आंसर आ गया आपका देखो 6x प्लस 9y और -24 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने तीनों में आंसर फाइंड कर लिया, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर, बस यहाँ तक आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, राइट। वो दोनों इक्वेशन ग्राफ से सॉल्व करनी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ रफ में क्या करना है कि वो जो क्वेश्चन नंबर 7 दी है ना उसमें आपको ऐसे कोई 2 इक्वेशन दी हुई है, 1 और 2, फिर आप उसका ऐसा ग्राफ बनाओगे ना टेबल, तो फिर आपको देखो मान लो ऐसे ग्राफ बनाया, अब वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, बराबर मिला। तो देखो ये यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, तो उसमें क्वेश्चन आपको ये है कि वो जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना, राइट। तो इसने ट्राइंगल बना रहा है, तो एक यहां पर इंटरसेक्ट किया और एक यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना तो वो आपको यहां पर वो बताना है। तो इसका देखो यहां पर इंटरसेक्ट किया तो मान लो उसका x क्या होगा, उसका y क्या होगा 0, y क्या होगा 0 और x क्या होगा, तो यहां जो वैल्यू होगी वो यहां रख देने की। अब देखो यहां इंटरसेक्ट किया है तो इसका देखो
एक्स क्या होगा, तो यहां जो पॉइंट होगा वो इधर एक्स होगा और ये वाई इसका क्या होगा 0, राइट। तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, कोई वैल्यू रख दो 0, कोई वैल्यू रख दो 0 और वो वैल्यू यानी एक्स की रख दी। तो ये क्वेश्चन समझ जाओ, आपको पहले 2 इक्वेशन दिए हुए, मैं आपको क्वेश्चन भेजने वाला हूं, ये मैं अभी भी बता रहा हूं, आप लोग समझ लो बाद में, फिर मुझे फोन करके पूछ मत करना क्योंकि अच्छे से समझा रहा हूं। पहले आपको 2 इक्वेशन दी होगी, राइट।